अमेरिका के अंदर ना एक ब्रीफिंग दी गई है 2 घंटे की, 2 घंटे से ज्यादा की ये ब्रीफिंग थी। और अमेरिका में ये ब्रीफिंग दी गई है अमेरिकी सेनेटर्स को। इनमें से चंद ने बाहर निकल, ये बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग थी, इन्होंने बाहर निकल के कुछ चीजें तो नहीं बताई, जहां पे ये अंडर ओथ होते हैं, जो बातें नहीं बता सकते वो तो नहीं बताई, लेकिन जो चीजें इन्होंने बताई हैं उन्होंने हिलाकर रख दिया पूरी दुनिया को। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के पोल खोल दिए और अमेरिका ने ईरान जंग में अब तक जो कुछ भी किया है ये सारा मामला इन्होंने सामने लाकर रख दिया है। मैं आपको सिर्फ 3 सेनेटर्स का बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा इस मीटिंग से बाहर आने के बाद। सेनेटर क्रिस मर्फी ये कहते हैं जनाब कि मैं अभी 2 घंटे की बंद कमरा खुफिया मीटिंग से आया हूं जो जंग के बारे में थी। इसने मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाया है कि ये बिल्कुल ही एक बगैर सरपाओं की एक जंग है, यानी बेरब्त है, कोई बगैर प्लानिंग के ना कोई सारा ना कोई पांव है जो लड़ाई हो रही है। हम अपने जो हमारे मकासद थे उनमें से किसी एक मकसद को भी हासिल करने के काबिल नहीं हुए और ना कर पाएंगे ऐसा दिखाई देता है। वाकई कोई रास्ता नहीं है कि हम ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सके, क्योंकि उनका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे बहुत गहराई में दफन है और हम किसी भी हथियार के जरिए से ईरान के एटमी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि हम जमीनी हमला ना करें, यानी ईरान की सरजमीन पे अपनी फौज जब तक हम ना उतारें। और यह ज्यादा तबाहकुन होगा और बड़ा गैर मकबूल होगा, बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा अमेरिका के अंदर, ये सेनेटर मर्फी कह रहे हैं। अब आ जाए अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, इनका जो स्टेटमेंट है बाहर आने के बाद, इन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान में फौजें भेजने जा रहा है जो बहुत खतरनाक है। यानी इन्होंने भी वही बात की है कि ये फौज भेजने जा रहे हैं ईरान के अंदर ग्राउंड पे, और बड़ी परेशान करने वाली बात है। ये अमेरिकी हुकूमत की खुफिया इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग थी, उसके बाद ये एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। अब एक और सेनेटर उनका स्टेटमेंट आप सुन लें। ये कहते हैं जंग पर 2 घंटे की क्लासिफाइड ब्रीफिंग से वापस आया हूं, ईरान का ज्यादातर एटमी प्रोग्राम जेरे जमीन है, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। इनको भी ये जमीनी हमले की बात बताएगी। ये जो सेनेटर बाहर आए इन्होंने बताया जी कि अब अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है। तो क्या वाकई जमीनी हमला हो सकता है? ईरान के सामने जब यह सवाल आता है तो ईरान की जो फौज है उनका जो स्टेटमेंट है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी हम 50 साल से इंतजार कर रहे हैं कि इस्राएली और अमेरिकी फौजी हमारी सरजमीन पे है, जरा जमीन पे इनके साथ आमने सामने मुकाबला हो। बल्कि वो लोग तो ये कहते हैं हम ताबूतों के अंदर लाशें भेजना चाहते हैं इनके फौजियों की, डोनाल्ड ट्रंप को और नेतन्याहू को, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे कत्लेआम किया जाता है। तो ईरान तो तैयारी करके बैठा हुआ है कि आ जाओ जमीन पे। देखिए ईरान का पूरा मुल्क ही अब एक फौज बन गया, वो 9 करोड़ लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। आयतुल्लाह अली खामनई ने जो शहादत है उसको चूज किया था कि ठीक है मैं अपने मुल्क के लिए जिया हूं और अब मेरी मौत भी मेरे मुल्क के काम आएगी, वो शहीद हो गए। ये उनके पास चॉइस थी, उन्होंने शहादत को गले लगाया और पूरा मुल्क जो है वो जंग के अंदर उतर गया। और अब ईरान वैसा नहीं है जैसा ऐसे कुछ अर्सा पहले वहां मुजाहरे हो रहे थे, चीजें हो रही थी। ईरानियों को इकट्ठा कर दिया अमेरिका और इसराइल के हमले ने। हत्ता कि जो अरब ममालिक के अंदर या कुछ और ममालिक के अंदर ईरानियों को लेकर एक शिया सुन्नी का भी एक डिवाइड था, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इसका फायदा हुआ ईरान को, बहुत फायदा हुआ। और अब मामला यह है कि जमीनी फौज, तो जमीन पे क्या ये फौज भेज सकते हैं? मुझे जो दिखाई देता है वो ये है कि अमेरिका हो सकता है कि ईरान में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे या कोई एक ड्रामा क्रिएट कर दे, जैसे हॉलीवुड की मूवी होती है कि अचानक किसी ऐसे अजीब से इलाके के अंदर अमेरिकी फौजें उतरे, इसराइली कमांडो उतरे और उतर के वो कार्रवाई डाल के वापस चढ़ के निकल जाए, वो वीडियो शीडियो बन जाए और बाद में अमेरिका रोला डाल दे जी हमने तो उनके हथियार तबाह कर दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। वहां पे ईरानी जहां बैठे हुए हैं वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेंगे इनके आने पे, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। जहां पे उन्होंने अपने एसेट रखे हुए हैं, अगर उन्होंने उसको जमीन के बहुत सैकड़ों फुट नीचे लेकर चले गए, अगर जमीन के अंदर बल्कि हजारों फुट वो नीचे लेकर चले गए जमीन में, अपने असासों को, अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को और अपने एटॉमिक एनर्जी के हवाले से जो वो काम कर रहे थे, अगर वो जमीन के नीचे ले गए, उन्होंने बमों से बचा लिया, तो क्या वो इंसानों से नहीं बचाएंगे? उन्होंने वहां सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया होगा। ये कहने के लिए बड़ा आसान है, ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है फेस सेविंग के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज है कि क्या ईरान अब एटमी धमाका करेगा? इसके ना इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। ईरान को जिस किस्म की लड़ाई के अंदर डाल दिया गया है, ईरान को इस बात की समझ आ गई है कि अगर उसके पास एटम बम होता तो इसराइल या अमेरिका कभी भी उसके ऊपर अटैक करने की जरूरत ना करते। अगर ईरान के पास एटमी टेक्नोलॉजी होती या उन्होंने तजर्बा किया हुआ होता है एटम बम का, तो जिस तरह के उनके मिसाइल्स हैं और जिस तरह उन्होंने डिसीव कर दिया है रेडार्स को या उस सारे सिस्टम को जो अमेरिका ने
एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था इसराइल में और मिडिल ईस्ट में, तो उसके बाद ये डर जाते हैं और ये कभी भी अटैक ना करते। तो ईरान अब बड़ा संजीदगी से इसके ऊपर गौर करेगा। कुछ सोर्सेज ये क्लेम भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ईरान इस हवाले से कोई सरप्राइज दे सकता है। 12 जब वो होगा तब उसके ऊपर बात करेंगे। टॉम हॉक मिसाइल, डोनाल्ड ट्रंप के गले जो सबसे बड़ी चीज पड़ी हुई है ना, वो है मासूम बच्चियों का कत्ल। और ये बात ठीक है, हम सबको इस पे बात करनी चाहिए, दुनिया के हर इंसान को इस पे बात करनी चाहिए और बार बार बात करनी चाहिए। मैं यहां पे कहीं गया हुआ था, मुझे 2-3 अंग्रेज मिले, यहां बरतानिया के रहने वाले लोग हैं, वो भी बच्चियों का जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, और उनमें एक की आंखों में आंसू थे। स्टुअर्ट नाम था उसका बंदे का, मुझे याद है। वो जब मेरे साथ बात कर रहा था तो उसको बहुत तकलीफ हो रही थी कि मासूम बच्चियां, तो उसको ये नहीं पता था उनकी एज क्या है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी वो 7 साल से 12 साल तक की थी। उसने कहा हमारे घर में इतनी छोटी बच्ची है। तो उसके मैंने देखा उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो पूरी दुनिया को आपको बताना चाहिए कि वहां पे 168 मासूम बच्चियों का कत्लेआम हुआ। इसके ऊपर सबको आवाज उठानी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इससे बचने के लिए ये मामला कत्लेआम का डाल दिया ईरान के ऊपर। और जब मीडिया ने पूछा जी वहां पे तो टॉम हॉक मिसाइल गिरा, तो ट्रंप ने कहा जी वो तो ईरान के पास भी है। तो मैंने जरा इसके ऊपर थोड़ा चेक किया कि ये टॉम हॉक मिसाइल किसके पास है। एक तो सेनेटर चक शूमर जो है अमेरिका में, उन्होंने सेनेट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता है, ईरान के पास टॉम हॉक मिसाइल नहीं है। ये टॉम हॉक मिसाइल है क्या? ये क्रूज मिसाइल है नाज़रीन, लॉन्ग रेंज है, ये 2500 किलोमीटर तक चला जाता है, 1500 किलोमीटर से लेकर। और ये जेट पावर है, बहुत जबरदस्त इसके अंदर पावर है, बहुत स्पीड है इसकी। साइज इसका उतना बड़ा नहीं होता, 20 फुट का ये मिसाइल है। 300 पाउंड तक ये अपने साथ वॉरहेड लेकर जा सकता है, और ये बहरी जहाजों से भी इसको फायर किया जा सकता है। रफ्तार बहुत अच्छी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। फिर ये ज्यादा बुलंदी पे नहीं जाता। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऊपर जाते हैं फिर वापस आते हैं, आकर लगते हैं। ये ऐसे नहीं करता। ये मिसाइल जो है ये जमीन से कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं जाता, और ये अपने टारगेट को ढूंढ के उसके ऊपर अटैक करता है। ये इस हवाले से बड़ा शानदार है। रेडार के अंदर भी बहुत काम आता है, काबू नहीं आता। ये नवाज शरीफ, आपको याद है एक दिन नवाज शरीफ बरतानिया में जब थे, इलाज करवाने के लिए गए हुए थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत पे, फौज पे दबाव डालने के लिए उन्होंने कहा था कि टॉम हॉक मिसाइल आके जो बलूचिस्तान में गिरे थे, जो 2 नहीं चले थे, उनको काबू कर लिया गया था जब अफगानिस्तान पे अमेरिका बमबारी कर रहा था। तो बाद में रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और टॉम हॉक मिसाइल टाइप के पाकिस्तान ने क्रूज मिसाइल बना लिए। तो ये बात ठीक है। चाइना ने बड़ी मदद की थी। अमेरिका के ड्रोन से यहां पे पाकिस्तान में गिर गए थे, कुछ मिसाइल्स भी गिर गए थे जो चले नहीं थे, तो उसको फौरी तौर पे पाकिस्तानियों ने कंट्रोल कर लिया था। और बाद में चाइना की मदद से उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की गई थी, तो पाकिस्तान ने कुछ हथियार बना लिए थे। ईरान के पास टॉम हॉक नहीं है। ये दुनिया में जिन मुल्कों के पास है उसमें अमेरिका के पास है, बरतानिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। अभी जापान को लगाकर दिया जा रहा है क्योंकि चाइना से और शुमाली कोरिया से उनको खतरा रहता है, लिहाजा वो कर रहे हैं। बहरहाल शुमाली कोरिया ने भी एक क्रूज मिसाइल का बड़ा कामयाब तजुर्बा कर लिया एक दिन पहले। वो अपनी तैयारियां हर वक्त करते रहते हैं, उनके तो हथियार ही बहुत ज्यादा हो गए। केस से मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया, और पिछले हफ्ते ये केस खत्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सजा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस खत्म ही नहीं किया। इसके बाद मजीद गवाह आए, जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह उन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी। ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियां चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन खत्म हो जाएगी। इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है, जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सजा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सजा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सजाएं ठीक हुई है, हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सजा हुई तो नाइंसाफी होगी, पहले भी होती रही है फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले तोशाखाना में सजा,
फिर अल कादर के अंदर जमानत, ये होगा। इमरान खान ने क्रिकेट पे भी एक पैगाम दिया, पूरी कौम बड़ी दुखी है, जितना इंडिया ने जलील करके पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान हालांकि इंडिया पे बड़ा हावी रहता था हमेशा, लेकिन यहां तो ऐसे बच्चों की तरह उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया है और मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। इमरान खान को अखबार मिल रही है, ये उन्होंने कहा। वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान इस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा क्रिकेट एक चीज है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को अनस्टेबल कर दिया है मोहसिन नकवी ने। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था, यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, पूरा एतमाद थी। अब उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है मैच जीतने का, ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, अंपायर जो हो वो राजा सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ के अंपायर हो काजी फायर ईसा, और थर्ड अंपायर जो है वो डोगर साहब हो, जो इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। ये एक तरीका है कि अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। मोहसिन नकवी क्रिकेट को उसी तरह चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहा है, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। ये इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग की है दोनों की। जेल के अंदर भी रह गए इमरान खान साहब की हिस्से मजा फारग नहीं हो सकी। वो असाबी तौर पे कितने मजबूत हैं यहां से आप अंदाजा लगा लें। तो वजह आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जाए ओपनर, एक तरफ कादी फायदा खड़ा हो लेग अंपायर, सामने खड़ा हो सिकंदर सुल्तान राजा मेन अंपायर, और जो थर्ड अंपायर है वो बनाया जाए जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले को, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात है आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आजाद था, इस वक्त सबसे ज्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने इखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते चले गए, इखलाकियात भी। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आजादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने जमीर की आवाज के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने जमीर की आवाज के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेजमीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ करेगी। 27 सितंबर के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे के लिए कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आजाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यदि आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीजों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हो, ये आपकी आजादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सबने मिलकर इसको कामयाब करना है। अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया आखिरी कि अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर मिलकर इस जलसे को कामयाब करेंगे और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मजीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोकर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया। तो इसलिए जो कुछ जुल्म हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।